अब सभी धर्मों की समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो ये जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और अन्य सार्वजनिक पदों पर जो कार्य करते हैं, उन्हें किसी विशेष धर्म के सदस्य होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, हिंदू ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के दबाव पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, आर्टिकल 16 में हमने देखा था कि नियुक्ति में समान अवसर देगी, नियुक्ति में समान अवसर देगी और धर्म, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो धर्म भी उसमें एक आधार था भेदभाव नहीं करने का। ठीक है, अपना फिर राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में, जो राज्य शैक्षिक संस्थान चला रही है, जो राज्य चला रही है शैक्षिक संस्थान, उसमें न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी अगर राज्य चला रही है, और न ही उसमें प्रवेश के लिए धर्म को वरीयता दी जाएगी और प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, स्कूल है, तो उसमें का प्रचार नहीं होगा, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी धर्म के प्रवेश के लिए, वहाँ एडमिशन के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस विशेष धर्म के लोगों को एडमिशन मिलेगा। अगर वो सरकारी है तो। ठीक है, इन प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। और जो गैर सरकारी है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्कूल अगर किसी विशेष धर्म के लिए खोला गया है तो कर सकता है। आगे हम देखेंगे इसके लिए। ठीक है, देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। ठीक है, उसमें काफी विविधता है। ये बोलिए, कोई बोलना चाहता है? आवाज सबको क्या? रेड में किसी ने अभी हाथ उठाया। हाँ तो इधर उधर बटन क्लिक नहीं कीजिए। ठीक है, ऐसी भारत का समाज है, समरूप नहीं है, उसमें काफी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे या कुछ बड़े हैं। ठीक है, कुछ समुदाय छोटे भी हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी। जो लोग नंबर में कम है, जो लोग संख्या में कम है, क्या उनको उन लोगों की संस्कृति स्वीकार करने की, जो नंबर में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है? क्या ऐसा होगा? तो उसका जवाब दिया गया संविधान में। तो हमारा संविधान मानता है विविधता जो है वो ही हमारे समाज की मजबूती है। हम उसको विविधता को सब खत्म कर देंगे, समाज की मजबूती खत्म हो जाएगी। तो विविधता ही हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो भी, चाहे कहीं भी हो, चाहे पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हो, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अधिकार अल्पसंख्यक किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी कोई अल्पसंख्यक हो सकता है। हम हिंदी बोलने वाले ज्यादा हो और तमिल बोलने वाले कम हो, तो ये तमिल जो हो गया वह अल्पसंख्यक हो गया। अगर तमिलनाडु में चल जाओगे तो हिंदी वाले अल्पसंख्यक हो गए, और यूपी में आ जाओगे तो तमिल वाले अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है, तो सिर्फ धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य से छोटा है। ठीक है, किसी अन्य, जैसे कि पंजाब जाओगे तो आप अगर यहाँ देखोगे हिंदू हिंदू कम है,
जो सिख हैं वो ज़्यादा हैं, सिख ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये हिंदू पंजाब में अल्पसंख्यक है, कश्मीर जाओ, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो किसी पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में, इस लाइन का मतलब समझो, देश के किसी एक भाग में, किसी एक भाग में भी हो सकता है या पूरे देश में हो सकता है, संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा है, ठीक है। तो हिंदू पंजाब और कश्मीर में बाकी से कम संख्या में है, तो ये अल्पसंख्यक हो गए। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का और उसे विकसित करने का अधिकार है, ठीक है। ऐसे अल्पसंख्यक जो समूह होगा उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का संस्कृति को सुरक्षित रखना और विकसित करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार दिया गया। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, अब देखो दो तरह के अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और वे अपने ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ मुस्लिमों के लिए कोई संस्थान खोला गया, ऐसा स्कूल खोला गया जिसमें सिर्फ इस्लामिक स्कूल है, कोई इस्लामिक स्कूल खोला गया, तो ये एक तरह से अधिकार है उनका कि वो अपनी भाषा या धर्म के इस संरक्षण के लिए और उसे विकसित करने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। उसी तरह सिख स्कूल होते हैं, सिखों के लिए होते हैं कुछ स्कूल, ठीक है। ईसाई के लिए होते हैं, तो ये सब अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। शिक्षण तो भी वो कोई और धर्म का तो स्टूडेंट नहीं जा सकता है ना वहाँ पे। वो उनके ऊपर है ना कि वो किस तरह प्रबंधन करना चाहते हैं, ठीक है। जिसने और खोला अगर है ये वो पूरा, चाहें कि ना जाए तो वो उनका हक है कि कोई और मतलब कि और धर्म के स्टूडेंट ना आए, वो उनका राइट्स है हाँ जी, मना अगर, करने का हाँ कि जी, वो डिपेंड करता है वो संस्थान पूरी तरह से प्राइवेट है या सरकार से अनुदान या सरकारी है। अगर सरकार से अनुदान या सरकारी है, वो सरकारी है शिक्षण संस्थान, या उस शिक्षण संस्थान को सरकार से अनुदान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो मना नहीं कर सकती। फिर सरकार अपनी कंडीशन रख सकती है उसमें कि आपको 25% एडमिशन देना ही पड़ेगा दूसरे धर्मों को, या 20% एडमिशन या 30% एडमिशन देना ही पड़ेगा। तब सरकार कंडीशन रख सकती है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है स्कूल यूनिवर्सिटी, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सरकार यहाँ अनुदान देती है, ठीक है। तो इसलिए JMI जामिया मिलिया इस्लामिया में ये मुस्लिमों को आरक्षण दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे मुस्लिमों को आरक्षण है, लेकिन इनको फिर बाकी दूसरे धर्मों को भी के लिए भी सीटें रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये पूरी तरह से कोई प्राइवेट स्कूल होता, संस्थान होता, तो उसके अपने वो अपनी तरह से कर सकता है उसको, ठीक है। या तो बिल्कुल मना कर सकता है या अलाउड कर सकता है, ठीक है। उसका राइट्स है ना। हाँ, तो शिक्षण संस्थान को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में। अगर सरकार उसको वित्तीय अनुदान दे रही है शिक्षण संस्थान को, तो धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं कर सकती सरकार, ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, बस हाँ अपनी कंडीशन रख सकती है कि ठीक है अब सरकारी अनुदान से चल रहा है ना, तो सरकार अपना मैनेजमेंट के लिए कुछ कंडीशन रख सकती है उसमें, ठीक है। सरकार उसमें कंडीशन रख सकती है कि आपको 20%, 30% या 25% जो भी है बाकियों को देना पड़ेगा एडमिशन, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में देखा कि किसी भी कोई धर्म मानने का अधिकार है, पहला, ठीक है। कोई भी धार्मिक अपने उसको विकास करने का अधिकार है, ठीक है। सरकार किसी से टैक्स सरकार को से क्या कहते हैं टैक्स ना देने की स्वतंत्रता है। टैक्स न देने की स्वतंत्रता है। कर अदायगी की स्वतंत्रता जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, टैक्स न देने की स्वतंत्रता है। हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप किसी और के धर्म को विकसित कर रहे हो, इसके लिए हमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है। सरकार आपसे किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं ले सकती, चाहे वो आप ही का धर्म क्यों ना हो, ठीक है। उसके लिए टैक्स नहीं लगा सकती। अगर मान लीजिए राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, राम मंदिर बन रहा है और सरकार कह रही है कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, 1% टैक्स लगा रहे हैं पूरे देश में, कि 1% टैक्स लगाएंगे, जो भी पैसा आएगा उससे राम मंदिर बनेगा। ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकती सरकार। पैसा तुम्हें जहाँ से लाना है वहां से लाओ, कहीं से भी मांग के लाओ, खींच के लाओ, छीन के लाओ, मंदिर बनाना बनाओ अपना, टैक्स नहीं ले सकते सर तुम उससे, चाहे वो हिंदू ही हो या मुस्लिम हो, किसी से भी हो, तुम जनता से टैक्स लेके वो टैक्स इधर नहीं डाल सकते मंदिर बनाने में, ठीक है।
उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपने सारे अधिकार देख लिए। उसके बाद है अगर अधिकारों का हनन होता है तो क्या होगा। अगर सरकार आपको गिरफ्तार, कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करके रख ले रही है जेल में और कोई मुकदमा नहीं चल रहा तो क्या करोगे। अधिकार दे दिए गए तो लागू कैसे होंगे। ठीक है, अगर किसी अधिकार, आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जाओगे, कहाँ जाओगे। तो उसके लिए उपचार भी दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस वर्ड को पढ़ लो, 2 बार क्वेश्चन पूछा था ये मैंने, दोनों बार सबने गलत किया था, जबकि कई बार आर्टिकल 32 ठीक कब है पूछा है? आया है, ये सब आया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 32 में आया आर्टिकल था। 32 ठीक है, संविधान की आत्मा, डॉक्टर इस अम्बेडकर। बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। बहुत अच्छे 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 मौलिक अधिकार दे दिए हैं हमें। ठीक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची ही देना काफी नहीं है। सिर्फ सूचीबद्ध कर दिया अधिकारों को, उससे नहीं होगा। इनको लागू कैसे करवाएंगे, और इसका हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसे इसे व्यवहार में लाया जाए और उल्लंघन होने पर रक्षा की जा सके। ठीक है, तो इसी रक्षा के लिए क्या किया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, क्या कहते हैं, अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय, दिल है ये। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर, अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता, आप सीधे डायरेक्ट उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। उच्च न्यायालय के लिए क्या है, आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है ना। मौलिक अधिकार में एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है और निर्देश दे सकता है। न्यायालय जो है वो सरकार को आदेश दे सकता है। न्यायालय ने ऐसे कई प्रकार के विदेश आदेश जारी किए। आदेश आपको रटने पड़ेंगे, किस किस तरह के आदेश जारी करती है सरकार, सॉरी न्यायालय। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। ठीक है, इसमें से 2-3 अधिकार, 2-3 5 नाम दिए गए थे और कुछ पूछे। ठीक है ना, तो कौन कौन से अधिकार 65th में आया था। हाँ जी, 65th में आया था। तो रिट कहते हैं, उन आदेश को रिट कहते हैं या प्रादेश कहते हैं, जो न्यायालय आदेश जारी करता है। जो म्यूट कर लो, जो न्यायालय आदेश जारी करती है उस आदेश को प्रादेश या रिट कहा जाता है। रिट कितने तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। बंधी प्रत्यक्षीकरण, बंधी प्रत्यक्षीकरण में के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कानून का तरीका या कारण, या तो गिरफ्तार करने का तरीका या गिरफ्तार करने का कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति के लिए नहीं है। मान लीजिए आपको घर में भी कैद करके रखा गया है किसी को, मान लीजिए किसी को घर में कैद करके रखा गया है, शोषण किया जा रहा है, तो उसको भी न्यायालय रिट दे सकती है, जारी कर सकती है। उसको बोल सकते हैं कि हमारे सामने प्रस्तुत करो हमारे सामने। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल 20 का था ना। क्या चीज, वो तो ये था ना कि आपको, गिरफ्तारी के लिए। हाँ तो गिरफ्तारी के लिए आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार में था ना। हाँ जी। तुम क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप। समझ में नहीं आ रहा, ये आ रहा है ना कि ये आर्टिकल जो 32 है ये संवैधानिक अधिकार है, तो ये तो हाँ अलग है ना। हाँ स्वतंत्राधिकार अलग था और हाँ। ये अलग है, अरे तो तो लेकिन अलग कैसे, ये दोनों चीज कॉमन। स्वतंत्रता अधिकार दे दिया आपको। आपको अगर गिरफ्तार कर लिया तो आप क्या करोगे। स्वतंत्रता अधिकार में ये दिया ना कि आपको अधिकार है कि आपको गिरफ्तार ना करे बिना कारण। ठीक है, लिख दिया उसने। और मान लीजिए गिरफ्तार किया तो क्या करोगे। सॉरी, सब मतलब सारा उसी का इसका विवरण दिया हुआ, कैसे क्या नहीं करना है। नहीं, वो ब्यौरा नहीं दिया गया है, आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको अधिकार दे दिया गया। ये घर पीछे से एक बार म्यूट कर दो। ठीक है, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पूछा ना, ठीक है। अधिकार दे दिया गया आपको। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। मान लीजिए कि आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता बिना कारण, बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो आपको अधिकार है
आपको अधिकार है आपको दो अधिकार दिए गए हैं कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहला अधिकार ये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बिना कारण, बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और दूसरा अधिकार क्या है, अगर किया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, ये दोनों अधिकार है, समझ में आ गए। ये आर्टिकल 20 के अंदर दिया गया है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना कारण, और आर्टिकल 32 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आपको अधिकार दिलवाएगी वापस, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है सारा चीजें। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, यह अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने का तरीके प्रक्रिया हैं। है। हाँ, प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी फिर उस मामले में, तो जब आप जाते हो, किस मामले से, आप किस मामले के लिए गए हो, किस अधिकार के लिए गए हो, वहां पे किस अधिकार के हनन के लिए गए हो, तो सरकार वो देखेगी, सॉरी न्यायालय देखेगी कि भाई किस अधिकार के हनन के लिए आया है, फिर उस हिसाब से रिट जारी करेगी, आदेश जारी करेगी। आप अगर बिना कारण गिरफ्तारी के लिए गए हो कि बिना कारण गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सरकार ये रिट जारी करेगी, सब सॉरी न्यायालय ये रिट जारी करेगी। अगर आप किसी और के लिए गए हो तो ये रिट जारी करेगी, अगर कुछ और अधिकार का हनन हुआ तो ये रिट जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने के तरीके हैं। ठीक है, आपको दो अधिकार दे दिए गए, तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट को भी तो काम करने के तरीके बताने पड़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट अब कैसे करेगी काम। तो ये तरीके हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आपको प्रस्तुत करना है। वो बोलेगी कि जिसका भी है इसमें नाम आ रहा है ना, चाहे बिना कारण किया हो तुमने, या कारण बता के किया हो गिरफ्तार, या कुछ कैसे भी गिरफ्तार किया हो, मेरे पास केस आया है तो मेरे को वो बंदा सामने लाओ, मेरे सामने हाजिर किया जाए। तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये रिट जारी करेगी, इस व्यक्ति को मेरे सामने हाजिर किया जाए। फिर मैं देखूंगा कि इसको सही कारण से गिरफ्तार किया गया है कि गलत कारण से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है सामने लाने का, और उसे छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। ठीक है ना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को घर में कैद किया गया है, तो उसके लिए भी न्यायालय उसको नोटिस जारी कर सकती है कि सामने लाओ हमारे, हम पूछेंगे कि वो बालिग है नाबालिग है, वो अपनी मर्जी से रह रही है तुम्हारे साथ या किसी और दबाव में रह रहे हैं, ये सब चीजें, तो उसके लिए भी रिट जारी कर सकती है। ठीक है ना, फिर दूसरा है परमादेश। ये कब जारी करती है न्यायालय, किस अधिकार के हनन में, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप एक ऑफिस में गए, सरकारी अफसर में गए, तहसीलदार के ऑफिस में गए। ठीक है, तहसीलदार के ऑफिस में गए, आपने पूरे डॉक्यूमेंट और पूरा फॉर्म वॉर्म भर के ले गए, सारा पूरा आपके पास सब कुछ पूरा करके चले गए, आप वहां को साइन करवाने थे, वो आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपका काम नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से आपको या तो शिक्षा में किसी संस्थान में एडमिशन में या कहीं नौकरी पाने में आपको दुविधा हो रही है। ठीक है, तो आपके अधिकारों का हनन कैसे कर सकता है, मान लीजिए आपको अधिकार दिए गए थे, समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन अगर ऑफिसर ही आपको वहां रोक दे, ठीक है, मान लीजिए आपको समान अवसर थे क्या कहते हैं नौकरी करने के, बीपीएससी का एग्जाम दिया आपने, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आप डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए चले गए बीडीओ के पास, बीडीओ ने वहां पे रोक दिया डॉक्यूमेंट को, अब जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यही था ना, तो समान अवसर कैसे हुआ। इस केस में जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है, सरकार उसके खिलाफ, सॉरी न्यायालय उसके खिलाफ परमादेश जारी कर सकती है कि ये काम क्यों नहीं हुआ और इसे काम को करो। ठीक है, तो जो परमादेश है, न्यायालय परमादेश जारी कर सकती है, कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकती है कि इस काम को करो। सरकार उसको, सॉरी न्यायालय उसको काम करने के लिए कह सकती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद है निषेध आदेश। निषेध आदेश क्या होता है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, लेकिन उसके उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया कोई केस। ठीक है, उसका कोई ऐसा केस है जो उसको देख नहीं सकती, जिसको वो देख नहीं सकती है, हाई कोर्ट को ही देखना चाहिए था उस केस को। ठीक है, आवाज सबको कट रहा है, आवाज कट रहा है।
करें। तो अगर कोई निचली अदालत, कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने लग जाती है, उसका अतिक्रमण करने लग जाती है, ठीक है। अतिक्रमण मतलब और बाढ़, जैसे उसको कार्य क्षेत्र मिला है इतना, इस कार्य क्षेत्र में काम करेगी और वो इधर भी चले, आगे भी काम कर रही है, ऐसे अधिकारों का, ऐसे काम करे जिसका उसको अधिकार ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निषेध आदेश दे सकती है, ठीक है। अगर वो हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट दे देगी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हाई कोर्ट दे देगा उसको आदेश, निषेध आदेश देगी कि ये काम रोक दिया जाए, ये केस रोक दो तुम, ठीक है, ये केस को रोक दो क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है केस, ठीक है, तो उसको रोक देगी। मान लीजिए राज्य और केंद्र के बीच का मसला है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो नहीं देख सकती, तो अगर ऐसा कोई केस मान लीजिए गलती से चला गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है जो ज़्यादा ही बहादुर बन रहा है, तो उसको वो इस केस में लग गया है और उसमें काम करने लग गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रोक सकती है, निषेध आदेश दे सकती है कि इस केस को यहीं रोक दिया जाए, आगे ना बढ़ाओ, ठीक है। तो ये कौन से निषेध आदेश कौन से देती है? उच्च कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो यही दोनों दे सकती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकती, उस निषेध आदेश देने का अधिकार सिर्फ इन्हीं दोनों के है, इन्हीं दोनों के पास है, क्योंकि ये 32 के अंदर देगा, ये 226 के अंदर देगा, ठीक है। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका कानूनी हक उसको नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश देकर उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। मान लीजिए आप छोटा सा एग्जाम्पल, टीचर हो सरकार स्कूल में, प्राइमरी टीचर हो, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ाते हो, ठीक है, आप वहाँ पढ़ाते हो, आपने किसी एक दिन वहाँ पे प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसके लिए आपको अधिकार नहीं था, ठीक है, तो उस काम को रोक सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने छोटा एग्जांपल दिया, इतने छोटे मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं आती हैंडल करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बार क्या हुआ था, कौन थी वो, कोई मुख्यमंत्री थी कहीं की, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री का नाम क्या था, बहुत फेमस थी वो, लेडी जो थी, अम्बानी कहते थे जिसको, तमिलनाडु, कौन, क्या नाम था, पता नहीं, बोलिए फिर से कोई और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या था, वो मुख्यमंत्री सीएम थी, लेकिन एक ऑफिस का उसने कार्यभार संभाल लिया था, और वो ऑफिस का कार्यभार उसने अपनी मर्जी से संभाल लिया था, सीएम ऑफिस को उसके अंडर था, लेकिन उसने एक और ऑफिस का कार्यभार संभाल लिया था। तो किसी ने पीआईएल डाली थी उसने सुप्रीम कोर्ट में कि ये मुख्यमंत्री इस ऑफिस का कार्यभार क्यों संभाल रहे हैं, इनको इसका अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर हेलो, दिया, ठीक है, आगे चलते हैं। जयललिता नाम था ना? हाँ जी, जयललिता। उसके बाद क्या है, अधिकार परीक्षा हो गया कि आप कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जिसके लिए नियुक्त हो, ठीक है, न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिसका कानूनी हक उसको नहीं है, अगर उसको नियुक्त कर दिया गया है लेकिन उसका कानूनी हक नहीं था, ठीक है, मान लीजिए किसी किसी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या थी कि उम्र होनी चाहिए 35 साल से ऊपर, ठीक है, और यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है जिसकी उम्र है 30 साल, ठीक है, नियुक्त तो कर दिया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट फिर उसको, हाई कोर्ट उसको वो कर सकती है, ठीक है, उसको कार्य करने से रोक सकती है उस पद पे, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा इसका, ठीक है ना। फिर है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट क्या होता है, जब कोई निचली अदालत, सरकारी अधिकारी, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसको अधिकार नहीं है वो काम करने का, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है, ठीक है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो केस लेकर वो हाई कोर्ट को दे सकता है या अपने पास सीधा ले सकता है, या हाई कोर्ट कुछ कैसा केस कर रहा है, वो हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरे हाई कोर्ट में दे सकता है या खुद ले सकता है उस केस को, ठीक है। जब वो बिना अधिकार के उस कार्य को कर रहा है कोई अधिकारी या निचली अदालत, तो उसको वहां से, उससे हटा के किसी और को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है,
अपने पास या किसी दूसरे के पास, ठीक है, उच्च अदालत या किसी दूसरे अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसमें हस्तांतरण का दिया गया है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वर्क, काम को ट्रांसफर कर देगा, केस या काम को ट्रांसफर कर देगा उत्प्रेषण रिट के अंदर। ठीक है, तो सारे रिट आपको ना मुंह जबानी रटे होने चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट और रिट इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। फिर है आपका, बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। इसकी रक्षा, अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया, जैसे कि आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सुना है नाम, ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन, महिला कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये सब कमीशन जो है ये भी अधिकारों की रक्षा के लिए ही है सारे कमीशन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी हो गया, अब तो बैकवर्ड कैटेगरी हो गया, इसके लिए भी नेशनल कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये सारे नेशनल कमीशन किस लिए बनाए गए, ताकि जो अल्पसंख्यक है वो उनका विकास सही से हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो, ठीक है ना, इसलिए बनाए गए हैं कमीशन। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या बनाया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ये भी अधिकारों की रक्षा के लिए है, किसी के साथ शोषण या हो रहा है बड़े तौर पे तो उसके लिए NHRC है। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय मानव आयोग का एग्जाम्पल दिया गया नीचे। अब यहाँ से अब मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा क्योंकि 1 मिनट भी नहीं रहा, बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। ठीक ठीक।